हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। क्लासिकल मॉडल में दो पार्ट होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। उसमें से एग्रीगेट सप्लाई तक हम पहुंच चुके हैं। उसके लिए जो दो थियरीज़ थी, एक प्रोडक्शन थियरी और एक लेबर मार्केट, वो दोनों हमने देख ली हैं। और हम देखेंगे कि क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेबर मार्केट में डिमांड कर्व कैसे बनता है, सप्लाई कर्व कैसे बनता है, और लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। जब ये लेबर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, तब जो भी वेजेस आपको मिलते हैं वाई एक्सिस पे, उस वेज पे मार्केट में लेबर हायर होते हैं, और जो भी लेबर की क्वांटिटी यहाँ पे आती है, उतने लेबर जो फर्म्स जो हैं वो एम्प्लॉय करती है। ठीक है, तो ये लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम था। नाउ आगे देखते हैं। क्लासिकल मॉडल में हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन थियरी देख ली है, लेबर मार्केट देख लिया है, उसके अंदर लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई कैसे डिराइव हुआ था वो देख लिया है। तो आज हम देखेंगे कि ये दोनों थियरी से हम एग्रीगेट सप्लाई कैसे डिराइव करेंगे। तो ये है बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं। नीचे वाला जो ग्राफ है वो है लेबर मार्केट का ग्राफ, और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो है प्रोडक्शन थियरी का ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेबर मार्केट के अंदर आप देखेंगे लेबर डिमांड है, लेबर सप्लाई है। उन दोनों का इंटरसेक्शन जब होता है तब हमें लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम मिलता है। और जिस पॉइंट पे लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, उस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि कितने लेबर एम्प्लॉय हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, उसको अगर मैं नीचे ड्रॉप करूँगा तो ये पॉइंट जो मिल रहा है मुझे एक्स एक्सिस पे, उतना लेबर एम्प्लॉय हुआ है। ठीक है, और मार्केट में जो वेज रेट डिसाइड हुए हैं वो ये वाई एक्सिस पे मिलते हैं। बट अब जब एक बार डिसाइड हो गया कि भाई इतने लेबर एम्प्लॉय हो रहे हैं मार्केट में, तो उतने लेबर अगर एम्प्लॉयड हैं पूरी इकोनॉमी में, तो उससे आउटपुट कितना जनरेट होगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये प्रोडक्शन थियरी वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट आपको मिला है एन, उसी लाइन को अगर आप ऊपर खींचेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम प्रोडक्शन थियरी में हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेबर ही लेते हैं, बट वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, टोटल आउटपुट। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन थियरी हमने देखा था कि वो जो एग्जैक्टली लीनियर नहीं होता है, वो थोड़ा एस शेप्ड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का तुम्हारा प्रोडक्शन कर्व है। अब प्रोडक्शन कर्व से हमें क्या पता चलता है कि आप अगर कोई भी नंबर ऑफ़ लेबर डिसाइड करते हो, तो उस पे से प्रोडक्शन जो कर्व होता है उसके हिसाब से आपको आउटपुट पता चलता है। ठीक है, प्रोडक्शन कर्व बेसिकली इसीलिए होता है कि वो आपको बताता है कि कितना लेबर होगा तो उससे कितना आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेबर कैसे डिसाइड किया है, लेबर डिसाइड किया है हमने लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम से, है ना। तो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम से पहले हमने लेबर डिसाइड किया है, और वही लेबर, उतना ही लेबर अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयड होगा तो आउटपुट कितना होगा, ये हमें ये प्रोडक्शन कर्व से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्राफ यूज़ हुए हैं। ये ग्राफ आपको मिला है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम से या लेबर थियरी से, और ये दूसरा जो ग्राफ है ये प्रोडक्शन थियरी से है। तो प्रोडक्शन थियरी हमें क्या देती है कि आउटपुट कितना होगा वो बताती है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको पहले डिसाइड करना होगा कि लेबर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लेबर होने पे इतना आउटपुट मिल रहा है, ये प्रोडक्शन थियरी ने बता दिया, और यही आपका इकोनॉमी का जीडीपी है। ठीक है, बट ये एन नंबर तक पहुंचने के लिए, लेबर का नंबर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेबर मार्केट में पहले इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। उसका जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, उस पर जो हमें लेबर का अमाउंट मिलेगा वही आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने क्लासिकल मॉडल देखा था इनिशियली, तब हमने देखा था कि डिमांड कर्व तो वैसा ही है जनरली, जैसा होता है कोई भी मार्केट में डाउनवर्ड स्लोपिंग वैसा ही है, बट ये जो सप्लाई कर्व है वो कम्प्लीटली वर्टिकल है।
मतलब आउटपुट अगर एक बार फिक्स हो गया, किसी भी कंट्री का जीडीपी एक बार एक फिक्स हो गया तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लॉन्ग रन में वो ऑलमोस्ट स्टेडी ही रहेगा। ऐसा क्यों है वो हमें प्रूव करना है ये क्लासिकल मॉडल के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्शन थियरी से हमें आउटपुट मिलेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक बार जो ये आउटपुट डिसाइड हो गया है लॉन्ग रन के लिए, तो वो वही क्यों रहता है, वो चेंज क्यों नहीं होता है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा, मतलब क्लासिकल मॉडल में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मार्केट के अंदर प्राइस चेंज होता है तो उससे आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी है और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर स्ट्रेट लाइन मान के चलते हो कि तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन है, मान लो पहले ये अज्यूम कर लिया हमने कि वो स्ट्रेट लाइन है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि प्राइस कितना भी चेंज हो, कोई भी लेवल हो प्राइस का, आउटपुट चेंज नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर प्राइस चेंज करने पे आउटपुट चेंज होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वर्टिकल लाइन नहीं होगी, या ये कोई भी एक शेप लेगी, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कुछ भी होगा। प्राइस चेंज होने पे अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो ये वर्टिकल लाइन तो नहीं होगी। ठीक है, बट अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि कितना भी प्राइस लेवल ले लो तुम्हारा आउटपुट वही का वही रहने वाला है, तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई क्लासिकल मॉडल में ये आउटपुट जो है वो सेम लेवल पे फिक्स रहता है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि क्लासिकल मॉडल में आउटपुट जो है वो फिक्स रहता है लॉन्ग रन में, प्राइसेस कितने भी चेंज हो वो तुम्हारा आउटपुट उस जगह से नहीं हिलेगा। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर हम इस तरीके से निकालेंगे कि मान लेते हैं अभी इकोनॉमी में करंटली रियल वेज है W/P। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइस चेंज करने से इफ़ेक्ट क्या आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होता है फ्रॉम P to P1, ये डिनोमिनेटर में जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम P to P1, तो उससे इफ़ेक्ट क्या होगा, ये ओवरऑल रियल वेज क्या है W/P। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता है तो रियल वेज क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर रियल वेज डिक्रीज़ हुआ तो हमारा जो लेबर थियरी हमने पढ़ा लास्ट टाइम उसमें हमने क्या देखा था, वेजेस और लेबर डिमांड में कैसा रिलेशन है, वेजेस और लेबर डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। डिमांड कौन करता है, फर्म्स करती हैं। अगर रियल वेजेस कम होंगे तो लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर रियल वेज कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो लेबर डिमांड इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इससे इफेक्ट क्या होगा, सिंस द लेबर डिमांड हैज़ इंक्रीज लेबरर्स विल डिमांड हायर वेज, है ना। लोग, कंपनियां ज़्यादा लोग मांग रही हैं काम करने के लिए, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हारा इतना ही डिमांड है तो फिर हमको थोड़ा हायर वेजेस दो, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी को लोग चाहिए ही है। ठीक है, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे वेजेस। ठीक है, तो अब पहले क्या हुआ था, खाली प्राइस इंक्रीज़ हुआ था, बट ये सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि कंपनी की तरफ से लेबर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसलिए लेबरर्स भी क्या बोल रहे हैं, हमें भी हायर वेजेस दो तब हम ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, तुम्हारे वेजेस भी इंक्रीज़ हो गए, मान लो W से W1 हो गए। ठीक है, तो अब क्लासिकल मॉडल ये बोलता है कि अगर आपने प्राइस इंक्रीज़ किया है, मान लो प्राइस इंक्रीज़ होता है फ्रॉम P to P1 और उसकी वजह से वेजेस में भी इफ़ेक्ट आता है, मान लो W to W1, तो नया रेशियो क्या बनेगा, W1/P1, है ना। तो क्लासिकल मॉडल ये कहता है कि तुम जितना प्रपोर्शन में प्राइस इंक्रीज़ करोगे उतने ही प्रपोर्शन में तुम्हारे इकोनॉमी में वेजेस भी इंक्रीज़ होंगे, और ये ओवरऑल रेशियो जो है वो पहले के जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो रियल वेज जो है, रियल वेज किसको बोलते हैं, W/P, वो रेशियो ही है। ठीक है, तुम एब्सोल्यूट नंबर W कितना भी चेंज करो, एब्सोल्यूट नंबर प्राइस कितना भी चेंज करो, बट रेशियो जो है वो तो वही रहने वाला है।
ठीक है। तो रियल वेज इंक्रीजेज एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल W/P लेवल। मान लो पहले वेजेस थे 20 और प्राइस था 10, तो ये रेशियो कितना हुआ 2:1, ठीक है। अब वेजेस 40 और प्राइस 20 हो गया, सेम प्रपोर्शन में बढ़े, तो भी जो रेशियो है वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्राइस इंक्रीज़ करोगे तो भी एक करंट रियल वेज जो है वो सेम ही रहने वाला है। और हमने लेबर मार्केट में क्या देखा था कि अगर एक बार आपने रियल वेज सेट कर दिया है, मतलब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ गया है लेबर मार्केट में, तो उससे जो रियल वेज सेट होता है उसी के हिसाब से तुम्हारा लेबर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप कितना भी प्राइस चेंज कर लो, ठीक है, वेज इस तरीके से एडजस्ट होगा कि रियल वेज उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। रियल वेज हम यहाँ पे यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, रियल वेज ले रहे हैं, ठीक है। तो जिस प्रपोर्शन में आपने प्राइस इंक्रीज किया था, वेज नॉमिनल वेज भी उसी प्रपोर्शन में चेंज होगा। तो एट द एंड रियल वेज जो है वो यहीं का यहीं रहेगा, या वो ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यहीं का यहीं रहेगा। और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहीं रह रहा है तो जो इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयड लेबर है वो भी यही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जो ग्राफ देखा था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमने जो ग्राफ देखा था इसमें क्या होगा, लेबर मार्केट में क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वेजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और वो उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वेजेस भी पहले की तरह ही रह रहे हैं रियल वेज, और एम्प्लॉयमेंट भी उसी लेवल पे रह रहा है, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयमेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है प्राइस की वजह से, तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही क्या डिसाइड होता है, आपका आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में कितना ही इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, तुम्हारा रियल वेजेस भी वही रहने वाला है और एम्प्लॉयमेंट भी वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। और एम्प्लॉयमेंट अगर सेम रहने वाला है तो एम्प्लॉयमेंट से ही क्या डिसाइड होता है, आपका आउटपुट, तो वो आउटपुट भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए क्लासिकल मॉडल में ये बोला जाता है कि आप प्राइसेस कितने ही चेंज कर लो, आपका आउटपुट एक जगह पे फिक्स हो गया तो वो हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो आउटपुट है वो डिसाइड होता है लेबर मार्केट से, और लेबर मार्केट में प्राइस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है ना। एम्प्लॉयमेंट जितना होगा उस हिसाब से आउटपुट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेन फैक्टर क्या है, वेजेस, और वेजेस इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं जिस तरीके से प्राइसेस एडजस्ट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई मॉडल जो होता है वो हमेशा वर्टिकल ही रहेगा। आपने लेबर जो एम्प्लॉयड हुआ है उस हिसाब से जो आपने आउटपुट फिक्स किया वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने फिर से यहाँ पे दिखाया है, ये वही है आपका लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, और ये आउटपुट। तुम्हारा प्राइस चेंज करने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और अगर यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा है तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सो ये रहा तुम्हारा प्राइस लेवल, यहाँ पे है तुम्हारा रियल जीडीपी या प्रोडक्शन यहाँ पे है, और क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा यही रहेगा। कोई भी प्राइस लेवल ले लो, तुम्हारा आउटपुट वहीं पे फिक्स रहेगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि एडम स्मिथ ने ये माना था कि भाई जिस पॉइंट पे तुम्हारा लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में आएगा तब फुल एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। बट फिर हम देखेंगे आगे केन्शियन थियरी में कि भाई ऐसा नहीं होता है। कोई भी लेबर मार्केट में भले ही इक्विलिब्रियम है, वो तो इसलिए क्योंकि डिमांड जितनी है उतना सप्लाई मिल रहा है, बट हो सकता है उससे भी ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल हो, तो देयर विल ऑलवेज बी सम अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो ये थियरी के हिसाब से आपका ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, पर हम आगे जाके देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और ये जो आपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये जो आउटपुट डिसाइड किया है वो कोई भी प्राइस पे सेम ही रहेगा, इसलिए क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई हमेशा वर्टिकल ही रहेगा, ठीक है। सो ये था क्लासिकल एएस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी और क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कर्व भी हम डिराइव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।